नहीं कह सकता कि ये पूरे महकमे का ये काम है। हमारे महकमे अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे महकमे में इंतहाई अच्छे इंसान भी हैं। नीचे लेवल पे कोई बंदा मिला हुआ है किसी क्रिमिनल के साथ, वो वारदात करवा रहा है, आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट, लेकिन वो भी कोशिश उसकी ये होती है कि अपने इलाके के थाने के इलाके में ना वारदात करवाए, कहीं और करवाए। इसमें कोई शक नहीं कि डकैती या सरका बिल जबर के मुकदमात में 80% से ज्यादा मुल्जमान रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा तादाद इश्तिहारी मुजरमान की होती है। डकैती चोरी की वारदातें लाहौरी नहीं करते। लाहौर के अंदर डकैती चोरी की वारदातें लोग बाहर से आके करते हैं, उसमें बैनुल सुबाई भी हैं, लेकिन बैनुल सुबाई से ज़्यादा यहाँ पे बैनुल इजलाई की मैं बात करूँ। लोग दूर दराज के इजला से आते हैं, लाहौर में वारदात करते हैं। अब लाहौर में ईद के दौरान वारदातें क्यों बढ़ जाती हैं मुझे बताइए आप? इसलिए कि लोग ईद इकट्ठी करने के लिए आते हैं और फिर जाके घर जाके ईद एंजॉय करते हैं। हमारी तफ्तीश के मुताबिक इनमें ऐसे डाकू भी शामिल हैं जो मुल्क के बड़े शहरों में डाका जनी की गर्ज से बाहर सफर करने का रास्ता इख्तियार करते हैं। कामयाब वारदात के बाद वो अगली फ्लाइट पर वापस लौट जाते हैं, जबकि पुलिस शहरों में नाकों पर भरोसा किए रहती है। इसका सबूत हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे, मगर ब्रेक के बाद। आसफ बर्गर गैंग। आपको आसफ बर्गर क्यों कहते हैं? बर्गर की शॉप थी कहाँ पे? कराची में। इनसे मुलाकात के लिए हम आपको इन्हीं की बताई हुई जगह पर ले आए हैं। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्ट्रीट क्राइम से लेकर हाउस रॉबरी तक की फील्ड का माहिर गैंग है। आसफ का ताल्लुक कराची से है, मगर इसके गैंग के अरकान मुल्क भर में फैले हैं। दौरान इंटरव्यू आसिफ ने बताया कि वो मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहा है और इसने इन्हीं जेलों से अपने नए रुकन मुंतखब किए हैं। 4-5 लोग हम जो है ना वो ज़्यादातर करीब ही रहते हैं, जो आपस में रोज़ का मिलना होता है। कुछ जो है ना मर्जी आ गए, कोई पैसे लिए 10 दिन 12 दिन गायब हो गए, फिर कुछ आ गए, फिर नहीं आए, फिर कोई आ गए, कोई नहीं आया। किसी दिन 3-4 लड़के हो गए, एक बंदा नहीं आया, किसी को फ़ोन करके बुला लेते हैं। आसफ जेल च मिले सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ, मैं ਇਹਦੇ तलक ਨਾਲ ही आया सी, बकाया सारे लड़के इकट्ठे कुठे नहीं की थी। आसफ से जेल में दोस्ती हुई थी, फैसलाबाद जब पकड़े गए थे तो ये भी हमारे पास आया था वहाँ पे, ये भी हमारे साथ पकड़ा गया था। फिर जब जेल से बाहर आए हैं तो 1 साल बाद दोबारा से रब्ता हुआ है। आसिफ कराची में बर्गर बनाता था और शुरू से ही जराइम की दुनिया से भी जुड़ा था। कराची पुलिस का रिकॉर्ड याफ्ता होने के बाद वो अपना शहर छोड़ने पर मजबूर हो गया। वो पहले लाहौर मुंतकिल हुआ, जिसके बाद पिंडी, पिशावर समेत इसने कई शहरों में अपने पड़ाव डाले रखे। जाहिर है जराइम पेशा ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता, इसीलिए वो मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार भी किया गया। हर बार नई जेल से इसे नए गैंग मेंबर जरूर मिल जाते थे। कराची 2005 में जेल में गया था, 2007 में निकल गया था वापस। वहाँ से फिर निकल के जब मैंने कहा कराची छोड़ ही दे तो बेहतर है, फिर फैसलाबाद आया, फैसलाबाद पकड़ा गया, फैसलाबाद 2 साल रहा, वहाँ से निकल के फिर लाहौर आया। अब आसफ बर्गर गैंग कम से कम 32 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें से 22 ने तो हमें ही घेर रखा है। सारे आपस में बात कर लेते हैं, जैसे जो भी काम पसंद आया, ठीक है ये काम करना है, सारे आपस में सुलह मशवरे से फ़ोन पे बताते हैं ये ऐसा करो, आप फलां जगह पे आ जाओ, वो जगह उसको वहाँ से उठा लिया, दूसरे को बोल दिया फलां जगह पे आ जाओ, उसको वहाँ से उठा दिया टेलीफोन पे। टेलीफोन पे। अगर आपको याद हो तो हमने आपसे डाकुओं के बाई एयर सफर करने का जिक्र किया था और अब इसे साबित करने का वक्त आन पहुंचा है, तो जरा इनसे मिलिए। क्या नाम है आपका? ज़िशान। ज़िशान, आप कराची किस जगह रहते हैं? करीमाबाद। न जाने ये इनका दुरुस्त नाम है या पुलिस की जबान में इनका उर्फ यानी झूठा नाम, मगर हमें तो इनके नाम से ज्यादा इनके काम की फिक्र है। इनके बकौल ये अनगिनत वारदातों में मुलव्विस हैं। कराची की निस्बत पंजाब में वारदात करना इन्हें आसान लगता है और इसके लिए इन्होंने जहाज के सफर का रास्ता अपना रखा है। काम का मतलब वक्त हुआ, उसके मुताबिक कोई भी एयरलाइन चूज़ कर ली, उसमें आए और काम करके वापसी चले गए। ये अकेले ही नहीं बल्कि इनके और साथी भी मुख्तलिफ फ्लाइट्स पर कराची से जहाज के रास्ते यहाँ पहुँचे हैं। दर हकीकत ये कराची की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस वो गिरोह है जिससे आसिफ के पुराने राब्ते थे।
हमारी तफ्तीश के मुताबिक इन्हीं की तरह कई और गैंग्स के अरकान भी जहाज़ों पर सफ़र करने लगे हैं। पिछले दिनों में 2 गैंग्स पकड़ी हैं जिसमें कुछ लोग उस गैंग के मेंबर्स कराची के थे और वाकई भाई ये रहते थे, वारदात करते थे और चले जाते थे। लाहौर वाले हमने पकड़ लिए, कराची वाले भी रहते हैं। उनके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपना पता है मुझे। जब मैं करता हूँ तो चले जाता हूँ बाहर। इस गैंग में सिंध और पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले डाकू भी शामिल हैं, जबकि इस गिरोह में एक ऐसा डाकू भी मौजूद है जो MBA है, यानी पढ़ा लिखा डाकू। ये वारदातों में लूटे हुए माल का हिस्सा हाथ आते ही बैरून मुल्क चला जाता है। इन साहब का कहना है कि इन्हें सयाहत का शौक है और डकैती इनकी फील्ड। दुबई, सिंगापुर, मालदीव्स, इधर सारे नहीं। दुनिया घूमने का शौक है? जी जी। अच्छा, कितने मुल्क देखे और बाहर के मुल्क में कहीं कोई वारदात हुई? नहीं, पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं की। क्यों नहीं की पाकिस्तान से बाहर? वहाँ पे ऐसा कल्चर ही नहीं है इस किस्म का, कि वैसे भी सेटअप नहीं है। जिस एनवायरनमेंट में बंदा होता है उसको समझता है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। डाकुओं पर मुश्तमिल गिरोह छोटा हो या बड़ा, हमारी तफ्तीश के मुताबिक पाकिस्तान भर में डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस 90% डाकू नशे के आदी होते हैं। इनकी अक्सरियत मुआशरा तो दूर, घर वालों की ठुकराहट का शिकार होती है। इसीलिए चर्स हो या शराब, हीरोइन या फिर कोकीन, इन्हें जहां जो मिल जाए चढ़ा जाते हैं। नशा करते? नहीं, कोई नशा? ड्रिंक खाली, बस ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते? कितनी देर से कर? काफ़ी साल हो गए। पैसों का क्या करते हैं? पैसों का गर्दा पीता हूँ मैं। अच्छा। शौक से अच्छा। काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा होटलिंग। कोई ना कोई किसी न किसी नशे, कोई शराब में लगा है, कोई चेन स्मोकर है, कोई कोकेन लेता, कोई हेरोइन, बहुत से नशे। दूसरी तरफ डाकुओं की बड़ी तादाद गर्लफ्रेंड जैसा महंगा शौक भी जरूर फरमाती है, इसीलिए तो अक्सर इनसे मुकम्मल बरामदगी नहीं हो पाती। शौक की बात जारी है तो हम ये भी वाजे कर दें कि गुर्बत, बेरोजगारी से हटकर ऐसे डाकू भी मौजूद हैं जो शौकिया वारदातें करते हैं। इस फील्ड में आए क्यों थे? वैसे अपनी मस्तियों से, अपनी मस्तियों से? अपने शौक से आया। काफ़ी दफ़ा चांस मिला सुधरने का, लेकिन नहीं, फिर लोगों को देखा देखी फिर वो इसी लाइन पे चल पड़े। इन्हें ना तो पैसे के मसाइल का सामना होता है और ना ही कोई और रोग। सिविल ड्राफ्टिंग में इंजीनियरिंग की है और अल्लाह करम किसी ऐसे घर से भी नहीं है कि मतलब हालात की वजह से या कोई तंग दस्ती हो घर में। अल्लाह करम है, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। एक बहन डॉक्टर भी है, एक भाई आलिम है, हाफिज़ कुरान है, एक बहन आलिमा है। किसी ने के पेशे के तौर पर अपनाया होता है तो कई शौकिया भी करते हैं। तो इस तरह के भी हमने डाकू देखे हैं जिनकी बैकग्राउंड बहुत बेहतरीन है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही शौक़ में एक दूसरे के साथ मिलकर चलें जी डाका डाल के देखते हैं क्या होता है। हर रोज हमारे इर्द गिर्द होने वाली वारदातें कैसे रूनुमा हो जाती हैं, इसके लिए सबसे अहम डाकुओं के तरीके वारदात का खोज लगाना है। किसी भी बड़े शहर के फिगर्स को उठाकर देख लें तो ये बड़ा वाज़े है कि हर गैंग का तरीका वारदात अपना है, मगर डकैती की अशकाल का जिक्र किया जाए तो इनमें स्ट्रीट क्राइम को डाकुओं का मोस्ट फेवरेट जुर्म करार दिया जा सकता है। स्ट्रीट क्राइम के लिए एक डाकू को रैकी से ज्यादा तेज नजर दरकार होती है। आपको कैसे पता चलता है गरीब अमीर है? अब तो सड़क पे जा रहा है। एक बंदा जिसके पास 10 लाख की गाड़ी है और जिसने 6-7 तोले सोना पहना हुआ है, वो कैसे गरीब हो सकता है? कराची के लोग तेज़ तरह तेज़ काम करने के वो होते हैं, मतलब कि एक्सपर्टी ज़्यादा होते हैं घरों के काम में, क्योंकि कराची रॉबरीज वगैरह बहुत होती हैं। यहाँ के लोग थोड़ा ज़रा देख दाख के चलते हैं। लोग यहाँ मजम्मत भी कर लेते हैं, औरतें भी चीखना चिल्लाना ये वो। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस डाकू आम तौर पर किसी मार्केट का इंतखाब करते हैं, एक को गाड़ी में छोड़ बाकी मार्केट का रुख करते हैं। इनका मार्केट में जाने का मकसद हरगिज खरीदारी नहीं, बल्कि ऐसी खवातीन तलाश करना होता है जो जेवरात पहनने की शौकीन हों। तो वो देख लेता है, तसल्ली कर लेता है, इस पार्टी को पकड़ना है, तो वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो वो सबको कॉल कर देता है, भाई अपनी गाड़ी के पास आ जाओ, हम जा रहे हैं। तो फिर आ जाते हैं, फिर उसके पीछे चले जाते हैं। एक वारदात अच्छी होगी तो 2-4 दिन 5 दिन बैठ जाते हैं। ये नहीं कि रोज़ का ही काम शुरू हुआ। अच्छी से मुराद
अच्छी से जिसमें 1 डेढ़ लाख 2 लाख 3 लाख रुपए मिल गए, फिर बंदा हफ्ता इंतज़ार कर लेता है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से तो तकरीबन 80% ऐसी औरतें हैं जो जिनको इस तरह जेवर देख के ही फिर उनसे छीन लिया जाता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि डकैती या राजनी की वारदात के लिए 90% से ज्यादा डाकू किराए यानी रेंट की गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। बड़े शहरों में डाकू हमेशा गाड़ी को ही तरजीह देते हैं। शहरों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के औकात पर नजर दौड़ाएं तो बड़ा साफ है कि ज्यादातर शाम ढलते ही ये सिलसिला शुरू और रात गए इख्तिताम पजीर होता है। लेट से लेट कितनी देर तक वारदात 11 मैक्सिमम। नहीं, ये जरूरी पढ़ा लिखा कानून तो नहीं है, लेकिन 11 के बाद आप लेकिन ये कि फिर रात को निकलना फिर मुश्किल हो जाता ना। ये ना कहीं नाके पे कहीं पुलिस खड़ी हो, रोडें सब खड़े, सड़कें खाली होती, कहीं पुलिस नाका लगा के ना खड़ी है। हमारी कोशिश होती वारदात करके जल्दी से जल्दी जो है ना इलाका छोड़। डकैती की बड़ी वारदात के बाद आपने अक्सर पुलिस अफसरान को बयानात जारी करते हुए सुना होगा कि शहर की नाकाबंदी कर दी गई है ताकि मशकूक अफराद की तलाशी ली जा सके। तो आइए हम आपको एक और दिलचस्प हकीकत से भी आगाह किए जाते हैं, यानी डाके और नाके का ताल्लुक। हमारे में तो 2-3 बंदे ऐसे हैं जिन्हें लाहौर का मुकम्मल पता है कहाँ पे नाके होते हैं, कितने बजे तक होते हैं। तो फिर अगर उस रोड पे जा रही है कोई जिसके पीछे हम जा रहे हैं तो उसे छोड़ देते हैं। नाकाबंदी हमारी पुलिस का वो हथियार है जो हकीकत में डाकुओं की तलाश के बहाने लगाए जाते हैं। डाकू पुलिस के काबू आए या ना आए, पुलिस नाके अवाम के लिए पुलिस डाके में जरूर तब्दील हो जाते हैं। पैसे सिर्फ करप्शन नहीं है, पैसे अगेन इज अ पार्ट ऑफ करप्शन। लेकिन चूंकि हमारे पास एक सिस्टम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि FIR कोई चालान करना, तो आई वुड से कि ये भी एक सॉर्ट ऑफ करप्शन है। मुद्दई को आप नहीं मुतमईन कर सकते, सो मच सो कि कोर्ट्स भी फिर इसी चीज़ को देखती हैं कि यार FIR में तो इसने एक को पहचाना, चालान इसने दूसरे को करवाया। ऐसा नहीं होना चाहिए।